अंशिका ने ननद सिमरन की शादी में देने के लिए जो पैसा जमा किया था वह बेटे की बीमार पड़ने पर खर्च हो गया। लेकिन फिर भी अंशिका ने सिमरन को ऐसा उपहार दिया जिसकी कल्पना तक आदित्य ने नहीं किया था। बड़ी जेठानी ने माथे का पसीना पोंछा और धम से आंगन में बिछी दरी पर बैठ गई। तभी दो नौकरों ने फॉर्म के दो गद्दे लाकर तख्त पर एक के ऊपर एक करके रख दिए। दलान में चावल पछोरती ननद काम छोड़कर गद्दों को देखने लगी। छोटी चाची और अम्मा जी भी आंगन की तरफ लपकी। बड़ी जेठानी ने गर्वीले स्वर में बताया, पूरे 9,000 रुपये के गद्दे हैं। चादर और तकिए मिलाकर पूरे 10,000 रुपये खर्च किए हैं। आसपास जुटी महिलाओं ने सहमति में सिर हिलाया। गद्दे वास्तव में सुंदर थे। बड़ी बुआ ने ताल मिलाया, अब ननद की शादी में भाभियां नहीं करेंगी तो कौन करेगा। ऐसे सुअवसर को खोने की मूर्खता भला मंझली जेठानी कैसे करती। उसने तड़ से कहा, मैं तो पहले ही डाइनिंग टेबल का ऑर्डर दे चुकी हूँ, आजकल में बनकर आती ही होगी। पूरे 12,000 रुपये की है। घर में सबसे छोटी बेटी का ब्याह था। दूर पास के सभी रिश्तेदार सप्ताह भर पहले ही आ गए थे। आजकल शादी ब्याह में ही सब एक दूसरे से मिल पाते हैं। सभी रिश्तेदारों ने पहले ही अपने अपने उपहारों की सूची बता दी थी ताकि दोहरे सामान खरीदने से बचा जा सके। शादी के घर में अक्सर रोज ही उपहारों की किस्म और उनके मूल्य पर चर्चा होती। ऐसे में अंशिका का मुख उतर जाता और वह मन ही मन व्यथित होती। अंशिका के तीनों जेठों का व्यापार था। उनकी बरेली शहर में साड़ियों की प्रतिष्ठित दुकानें थीं। सभी अच्छा खासा कमा रहे थे। उस घर में बस आदित्य ही नौकरी में था। अंशिका के मायके में भी सब नौकरी वाले थे, इसीलिए उसे सीमित वेतन में रहने का तरीका पता था। सो जब वह पति के साथ इलाहाबाद रहने गई तो उसे कोई कष्ट न हुआ। छोटी ननद सिमरन का विवाह तय हुआ तो उसे बड़ी प्रसन्नता हुई, क्योंकि सिमरन की ससुराल उसी शहर में थी जहां उसके बड़े भाई नियुक्त थे। अंशिका पुलकित थी कि भाई के घर जाने पर वह ननद से भी मिल लिया करेंगी। वैसे भी सिमरन से उसे बड़ा स्नेह था। जब वह ब्याह कर आई थी तो सिमरन ने उसे सगी बहन सा अपनत्व दिया था। परिवार के तौर तरीकों से परिचित कराया और कदम कदम पर साथ दिया। शादी तय होने की खबर पाते ही वह हर महीने 1,000 रुपये घर खर्च से अलग निकाल कर रखने लगी। छोटी ननद के विवाह में कम से कम 10-12 हज़ार रुपये तो देने ही चाहिए और अधिक हो सका तो वह भी करेगी। वेतन भोगी परिवार किसी एक माह में ही 10,000 रुपये अलग से व्यय नहीं कर सकता। सो बड़ी सूझबूझ के साथ अंशिका हर महीने 1,200 रुपये एक डिब्बे में निकाल कर रखने लगी। 1-2 महीने तो आदित्य को कुछ पता न चला। फिर जानने पर उसने लापरवाही से कहा, अंशिका, तुम व्यर्थ ही परेशान हो रही हो। मेरे सभी भाई जानते हैं कि मेरा सीमित वेतन है। अम्मा और बाबूजी के पास भी काफ़ी पैसा है। विवाह अच्छी तरह निबट जाएगा। तब अंशिका ने तुनक कर कहा, मैं कब कह रही हूँ कि हमारे 10-12 हज़ार रुपये देने से ही सिमरन की डोली उठेगी, परंतु मैं उसकी भाभी हूँ। मुझे भी तो कुछ ना कुछ उपहार देना चाहिए, जैसा तुम ठीक समझो। कहकर आदित्य तटस्थ हो गए। अंशिका को पति पर क्रोध भी आया कि कैसे लापरवाह है। बहन की शादी है और इन्हें कोई फिक्र ही नहीं। इनका क्या देखना, तो सब कुछ मुझे ही है। ये जो उपहार देंगे उससे मेरा भी तो मान बढ़ेगा, और अगर उपहार नहीं दिया तो मैं भी अपमानित होऊंगी। अंशिका ने मन ही मन विचार किया और अपनी जमा पूंजी को गिन गिन कर खुश उठने लगी। जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। सिमरन के विवाह के 1 माह पहले ही उसके पास 12,000 रुपये जमा हो गए। उसका मन संतोष से भर उठा। उसने सहर्ष आदित्य को अपनी बचत राशि दिखाई।
दोनों बड़ी देर तक विवाह की योजना की कल्पना में खोए रहे। विवाह में जाने से पहले बच्चे के कपड़ों का भी प्रबंध करना था। अंशिका पति के ऑफिस जाते ही नन्हे मुकुल के झालरदार झबले सिलने बैठ जाती। इधर कई दिनों से मुकुल दूध पीते ही उल्टी कर देता। पहले तो अंशिका ने सोचा कि मौसम बदलने से बच्चा परेशान है, परंतु जब 3-4 दिन तक बुखार नहीं उतरा तो वह घबराकर बच्चे को डॉक्टर के पास ले गई। 2 दिन दवा देने पर भी जब बुखार नहीं उतरा तो डॉक्टर ने खून पेशाब की जांच कराने को कहा। जांच की रिपोर्ट आते ही सबके होश उड़ गए। बच्चा पीलिया से बुरी तरह पीड़ित था। बच्चे को तुरंत नर्सिंग होम में भर्ती करना पड़ा। 15 दिन में बच्चा तो ठीक होकर घर आ गया, परंतु तब तक साल भर में यत्न से बचाए गए 12,000 रुपये खत्म हो चुके थे। बच्चे के ठीक होने का संतोष एक तरफ था तो दूसरी ओर अगले महीने छोटी ननद के विवाह का आयोजन सामने खड़ा था। अंशिका चिंता से पीली पड़ गई। एक दिन तो वह आदित्य के सामने फूट फूट कर रोने लगी। आदित्य ने उसे धीरज बंधाते हुए कहा, अपने परिवार को मैं जानता हूँ, अब बच्चा बीमार हो गया तो उसका इलाज तो करवाना ही था। पैसे इलाज में खर्च हो गए तो क्या हुआ, आज हमारे पास पैसा नहीं है तो शादी में नहीं देंगे, कल पैसा आने पर दे देंगे। अंशिका ने माथा ठोक लिया, लेकिन शादी तो फिर नहीं होगी। शादी में तो एक बार ही देना है। किस किस को बताओगे कि तुम्हारे पास पैसा नहीं है? 10 साल से शहर में नौकरी कर रहे हो, बहन की शादी के समय पर हाथ झाड़ लोगे तो लोग क्या कहेंगे? दोनों में बहस का कोई अंत नहीं था। अंशिका की समझ में नहीं आ रहा था कि वह खाली हाथ ननद के विवाह में कैसे शामिल हो। आदित्य अपनी बात पर अड़ा था। आखिर विवाह के 10 दिन पहले आदित्य छुट्टी लेकर परिवार सहित अपने घर आ पहुंचा। पूरे घर में चहल पहल थी। सबने अंशिका का स्वागत किया। 2 दिन बीतते ही जेठानियों ने टटोलना शुरू किया। अंशिका, तुम सिमरन को क्या दे रही हो? अंशिका सहम गई, मानो कोई जघन्य अपराध किया हो। बड़ी देर तक कोई बात नहीं सूझी, फिर धीरे से बोली, अभी कुछ तय नहीं किया है। अंशिका ये सोचकर उस समय कुछ बोलने से टाल गई, क्योंकि पता नहीं आदित्य ने अपने भाइयों को क्या बताया और अम्मा जी से क्या कहा होगा। अंशिका मन ही मन इसी उलझन में फंसी रही। वह दिन भर रसोई में घुसी रहती, सबको दिन भर चाय नाश्ता कराते, भोजन परोसते। उसे पल भर का भी कोई अवकाश नहीं था, परंतु अधिक व्यस्त रहने पर भी उसे कोई ना कोई सुना जाता कि वह कितने रुपये का कौन सा उपहार दे रही है। अंशिका लज्जा से गड़ जाती। काश उसके पास भी पैसे होते तो वह भी सबको अभिमानपूर्वक बताती कि वह क्या उपहार दे रही है। अंशिका को सबसे अधिक गुस्सा आदित्य पर आता, जो इस घर में कदम रखते ही मानो पराया हो गया। पिछले 1 सप्ताह से उसने अंशिका से कोई बात नहीं की थी। अंशिका ने बार बार कोशिश भी की पति से कुछ समय के लिए एकांत में मिले तो उन्हें फिर समझाए कि कहीं से कुछ रुपये उधार लेकर ही कम से कम एक उपहार तो अवश्य ही दे दे। विवाह में आए 40-50 रिश्तेदारों के भरे पूरे परिवार में अंशिका खुद को अत्यंत अकेली और असहाय महसूस करती। क्या सभी रिश्ते पैसों के तराजू पर ही तोले जाते हैं? भाई भाभी का स्नेह सौहार्द का कोई मूल्य नहीं। जब से अंशिका ने इस घर में कदम रखा है, काम काज में कोल्हू के बैल की तरह जुटी रहती है। बीमारी से उठे बच्चे पर भी ध्यान नहीं देती। बच्चे को गोद में बैठाकर दुलारने खिलाने पर भी उसे अपराध बोध होता। वह अपनी सेवा में पैसों की भरपाई करना चाहती थी। अंशिका मन ही मन सोचती, अम्मा जी मेरा पक्ष लेंगी, जेठानियों के
रोब दोब के समक्ष मेरी ढाल बन जाएगी। रिश्तेदारों का क्या है, विवाह में आए हैं, विदा होते ही चले जाएंगे, उनकी बात का क्या बुरा मानना। शादी विवाह में हंसी मजाक, एक दूसरे की खिंचाई तो होती ही है। घर वालों के बीच अच्छी अंडरस्टैंडिंग रहे, यह जरूरी है। परंतु अम्मा जी के हाव भाव से किसी पक्षधरता का आभास न होता। एक नितांत तटस्थ भाव सभी के चेहरे पर दिखाई देता। इतना ही नहीं, किसी ने व्यग्र होकर बच्चे की बीमारी के बारे में भी कुछ नहीं पूछा। अंशिका ने ही एक दो बार बताने का प्रयास किया कि किस प्रकार बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया, कितना व्यय हुआ, पर हर बार उसकी बात बीच में ही कट गई और साड़ी, फॉल, ब्लाउज की डिजाइन में सब उलझ गए। अंशिका क्षुब्ध हो गई। उसे लगने लगा जैसे वह किसी और के घर विवाह में आई है, जहाँ किसी को उसके निजी सुख दुख से कोई लेना देना नहीं है, उसकी व्यवस्था से किसी को सरोकार नहीं है। अंशिका को कुछ ना दे पाने का मलाल दिन रात खोए जाता। जेठानियों के लिए उपहार और उनकी कीमतों का वर्णन हृदय में फांस की तरह चुभता, पर वह किससे कहती अपने मन की व्यथा। दिन रात काम में जुटी रहने पर भी खुशी का एक भी बोल नहीं सुनाई पड़ता जो उसके घायल मन पर मरहम लगा पाता। शारीरिक श्रम, भावनात्मक सौहार्द दोनों मिलकर भी धन की कमी की भरपाई में सहायक ना हुए। भाव शून्य सी वह काम में लगी रहती, पर दिल वेदना से तार तार होता रहा। विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। सभी ने बढ़ चढ़कर इस अंतिम आयोजन में हिस्सा लिया। विदा के समय अंशिका ने सबकी नज़र बचाकर गले में पड़ा हार उतारा और गले लिपट कर बिलख बिलख कर रोती सिमरन के गले में पहना दिया। सिमरन ससुराल में जाकर सबको बताएगी कि छोटी भाभी ने यह हार दिया है। हार 10,000 रुपये से भला क्या कम होगा। पिताजी ने अंशिका की पसंद से ही यह हार खरीदा था। हार जाने से अंशिका को दुख तो अवश्य हुआ, पर अब उसके मन में अपराध बोध नहीं था। यद्यपि हार देने का बखान उसने सास या जेठानी से नहीं किया, पर अब उसके मन पर कोई बोझ नहीं था। सिमरन मायके आने पर सबको स्वयं ही बताएगी, तभी सभी उसका गुणगान करेंगे। अंशिका के मुख पर छाए चिंता के बादल छट गए और संतोष का उजाला दमकने लगा। सिमरन की विदाई के बाद से ही सब रिश्तेदार अपने अपने घर लौटने लगे थे। 2 दिन रुक कर आदित्य भी अंशिका को लेकर इलाहाबाद लौट आए। कई बार अंशिका ने आदित्य को हार देने की बात बतानी चाहिए, पर हर बार वह यह सोचकर खामोश हो जाती कि उपहार देकर ढिंढोरा पीटने से क्या लाभ। जब अपनी मर्जी से दिया है, अपनी चीज़ दी है, तो उसका बखान करके पति को क्यों लज्जित करना। परंतु स्त्री सुलभ स्वभाव के अनुसार अंशिका चाहती थी कि कम से कम पति तो उसकी उदारता जाने। एक त्योहार पर अंशिका ने गहने पहने, पर उसका गला सूना रहा। आदित्य ने उसकी सज धज की प्रशंसा तो की, पर सूने गले की ओर उसकी नज़र ना गई। अंशिका मन ही मन छटपटाती। एक बार भी पति पूछे कि हार क्यों नहीं पहना, तो वह झट बता दे कि उसने पति का मान किस प्रकार रखा। लेकिन आदित्य ने कभी हार का जिक्र नहीं छेड़ा। एक शाम आदित्य अपने मित्र विनोद के साथ बैठे चाय पी रहे थे। विनोद उनकी ऑफिस में ही लेखा विभाग में था। विनोद ने कहा, अगले महीने तुम्हारे जीपीएफ के लोन की अंतिम किस्त कट जाएगी। सुनकर आदित्य ने लंबी सांस ली। हाँ भाई, 5 साल हो गए, पूरे 25,000 रुपये मिले थे। संजोग से बगल के कमरे में सफाई करती अंशिका ने पूरी बात सुन ली। वह असमंजस में थी। सोचा कि आदित्य ने जीपीएफ से तो कभी लोन नहीं लिया, लोन लिया होता तो मुझको अवश्य पता होता, फिर 25,000 रुपये कम नहीं होते। आदित्य में तो कोई गलत आदतें भी नहीं है, ना वह जुआ खेलता है, ना शराब पीता है, फिर 25,000 रुपये का क्या किया।
अचानक अंशिका को याद आया कि 5 साल पहले ही तो सिमरन की शादी हुई थी। अंशिका अपनी व्यवस्था पर फूट फूट कर रोने लगी। काश आदित्य ने उसे बताया होता, उस पर थोड़ा विश्वास किया होता। तब वह ननद की शादी में चोरों की तरह मुँह छिपाए ना फिरती। हार जाने का गम उसे नहीं था। हार का क्या है, अपने लॉकर में पड़ा रहे या ननद के पास, आखिर उससे रहा नहीं गया। उसने आदित्य से पूछा तो उसने बड़े निरीह स्वर में कहा, मैंने सोचा मैं बताऊंगा तो तुम झगड़ा करोगी। फिर जब अंशिका ने हार देने की बात बताई तो आदित्य सकते में आ गया। फिर धीमे स्वर में बोला, मुझे क्या पता था तुम अपना भी गहना दे डालोगी। मैं तो समझता था तुम बहन के विवाह में 25,000 रुपये देने पर नाराज हो जाओगी। अंशिका के मौन पर लज्जित आदित्य ने फिर कहा, अंशिका, मैं तुम्हें जानता तो वर्षों से हूँ, किंतु पहचान आज सका हूँ। अंशिका को अपने ऊपर फक्र हो रहा था। पति की नज़रों में वह ऊपर जो उठ गई थी। पाठकों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।